कोई ना कोई अधिकारी होगा, आईएएस होगा, तो थोड़ा सा होशियारी करेगा ना, लेकिन हर होशियारी का अंत में खुलासा हो जाता है। तो इनने अपनी होशियारी से जो भी काले धन अर्जित किए, जो भी अपने शासनकाल में गड़बड़ियां करी, वो ज्यादातर राजेश शर्मा उनके परिवार के लोगों के नाम से अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट किए हैं। मैं कुछ चीजों के आपको प्रमाण भी दूंगा अभी। ये जो पूरा छापेमारी है, दो दो छापेमारी हुई है, क्योंकि इसका जो सृजन हुआ, जब जनक ये पूरी छापेमारी का या इन लोगों का है जिनने गड़बड़ियां करी है, ये इकबाल सिंह बैस जब अपने पावरफुल, सबसे मोस्ट पावरफुल दौर में चल रहे थे, उस समय पर ये सारी चीजें शुरुआत हुई है। तो निश्चित ही उनसे सारे तार जुड़ते हैं। अब इकबाल सिंह बैस और राजेश शर्मा का गठजोड़ क्या, ये तो सब जानते हैं, करीबी है, करीबी है, वो उनके वहां बैठता था, जहां उनके ऑफिस है, उनके घरों में जाना आना, ये तो ठीक है अपनी जगह। लेकिन और मैं आपको थोड़ा सा व्यवसायिक गठजोड़ भी बताने की कोशिश करूंगा। एक प्रोजेक्ट है, सेंट्रल पार्क नाम से चल रहा है, ग्राम सेवनिया गांव में। यदि आप लोगों में से कोई वहां गया हो तो देखिएगा, और नहीं गया हो तो कृपया जाइएगा। मैं तो होके भी आया वहां पर, देख के भी आया, बट अपने आराम से गया, मैंने बताया नहीं अपना परिचय, मैं देख करके आया वहां पर। ग्राम सेवनिया मोड़ में जो काम चल रहा है वो एक जीता जागता उदाहरण है कि पूरी भोपाल की सौंदर्यता को, मास्टर प्लान को ताक पे रखकर कैसे बेईमानी से भ्रष्टाचार किया जाता है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और मैं कह रहा हूं उसके तथ्य भी दूंगा, आप देखिएगा भी। वहां पर कुणाल बिल्डर्स के नाम पर एक जमीन हुआ करती थी, बहुत बड़ी जमीन पे और बेशकीमती जमीन, और उसी जगह पर प्रॉपर्टी है, संपत्तियां हैं इकबाल सिंह बैस और उनके परिवार के लोगों की। और इस संबंध में मैं आपको एक रजिस्ट्री, मेरा जो प्रेस नोट आएगा तो एक रजिस्ट्री भी उपलब्ध करवा दूंगा। ये विक्रय पत्र है और इसमें नाम भी दिया हुआ है, इकबाल सिंह बैस का नाम, पैन कार्ड नंबर और उनके परिवार के लोगों का नाम, क्योंकि परिवार पे जाना मैं समझता हूँ मर्यादा के बाहर है, लेकिन वो आप पढ़ लेंगे। उनके परिवार के लोगों का इसमें नाम भी दिया हुआ है। ये रजिस्ट्री मैं भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा, और आपके साथ साथ इनकम टैक्स को भी उपलब्ध करवाऊंगा, ईडी को भी उपलब्ध करवाऊंगा। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये वहां पर इनकी जगह है। अब वहां जाते हैं कि इस जगह से राजेश शर्मा का क्या कनेक्शन है। तो ये एक जॉइंट वेंचर है, ये मैं आपको इसकी भी कॉपी दूंगा। ये जॉइंट वेंचर है, कुणाल बिल्डर्स और राजेश शर्मा के बीच में हुआ निष्पादित, और इस जॉइंट वेंचर में बाकायदा किसकी कितनी हिस्सेदारी, एक रजिस्टर्ड जॉइंट वेंचर है। इसमें राजेश शर्मा का नाम दिया हुआ है, सेंट्रल पार्क जो पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो राजेश शर्मा के नाम से उसमें दिया हुआ, वो तथ्य इस कागज में आपको मिल जाएंगे। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये विषय जो है ये प्रदेश स्तरीय क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, सिर्फ इसलिए नहीं इकबाल सिंह बैस का नाम आ जाता है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। जब हम भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल प्रसिद्ध है पूरे देश में, पूरे विश्व में झीलों के शहर के नाम से। यही यहाँ की सौंदर्यता है, प्राकृतिक सौंदर्यता, और यही भोपाल की पहचान है। अब जब भोपाल में मास्टर प्लान तो आता नहीं, कई सालों से कई लोग अटकाए हुए हैं, लेकिन एक मास्टर प्लान का मैं एक छोटा सा फोटो निकाल के लाऊं जो आपसे स्पेसिफिकली मैं उदाहरण से आपको बता पाऊं। ये एक मास्टर प्लान है हमारे भोपाल का, उसका छोटा टुकड़ा मैंने निकाला है फोकस करने के लिए ग्राम सेवनिया गांव पे। अब आप इसमें देखते चलिएगा, ये नीला रंग का जो आपको दिख रहा है आकार, ये है भोपाल झील, और पूरा ग्रीन उसके आजू बाजू जो दिख रहा है ये है ग्रीन बेल्ट। जब आप इसको गौर से देखेंगे तो पूरी जगह झील को संरक्षण मिल रहा है, इतना मोटा पट्टा ग्रीन बेल्ट का चला आ रहा है। ये एनजीटी के भी नॉर्म्स है, ये पर्यावरण विभाग के, मास्टर प्लान के, और जितनी भी संस्थाएं हैं हमारी झील को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन सबके नॉर्म्स अनुसार काम कर रहा है। लेकिन सिर्फ एक ऐसा अंग आपको दिखेगा झील के नजदीक, जहां मैं उंगली करके बता रहा हूं आपको, यहां पर आप देखिए ग्रीन बेल्ट है ही नहीं, या सीधे झील के बाद जस्ट आगे से जमीन शुरू हो जाती है। यह है सेवनिया गांव जिसकी मैं बात कर रहा हूं। सेवनिया गांव मतलब जहां पे इकबाल सिंह बैस, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके व्यापारिक मित्र राजेश शर्मा, इन सबके हित यहां छुपे हुए हैं। यहां पे भोपाल की झील, भोपाल की सौंदर्यता, पूरे मास्टर प्लान को ताक पे रख दिया गया है। यह है इकबाल सिंह बैस की ईमानदारी का सच, जो बड़े छाती ठोक के कहते थे कि हम ईमानदार, ऐसे अधिकारी वैसे अधिकारी। तो अब बात ये आती है कि गठजोड़ स्पष्ट है, राजेश शर्मा जी
जिस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं वहीं पर इकबाल सिंह बैस और उनके परिवार की बेनामी संपत्तियां, सॉरी नामी, ये नाम संपत्तियां उनके नाम से है, उनके नाम से उनकी और उनके परिवार की संपत्तियां हैं, उनकी मैं आपको कॉपीज दे रहा हूं। साथ ही में जब आप इस प्रोजेक्ट में जाएंगे तो आप देखिएगा, वहां खड़े होकर देख के आइएगा नजारा कि भोपाल जिन से मात्र 30 से 40 मीटर दूर वहां पे धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है, और पूरे भोपाल में कहीं पर नहीं चल सकता, 300 मीटर दूर तक नहीं चल सकता, वहां पे 40 मीटर की दूर पे आप अपनी आंखों से जाके देख लीजिएगा, नहीं हो तो आज ही आप देख के आइएगा, बाकायदा दिन रात कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये किसके संरक्षण से चल रहा है? इकबाल सिंह बैस, क्योंकि वो मुख्य सचिव थे और उस समय तो उन्होंने अपने पदों का इतना दुरुपयोग किया जिसकी कोई हद नहीं है। खुद के स्वार्थों में लोग पैसा तो कमाता है लेकिन पूरे शहर को तो शायद नहीं बेचता होगा, लेकिन इनने उसमें भी कोताही नहीं बरती। और 10 साल में जो प्लॉटिंग की परमिशन वहां नहीं मिल रही, क्योंकि मिल ही नहीं सकती थी, लो डेंसिटी एरिया है वो, लो डेंसिटी एरिया में धारा 61 के तहत परमिशन नहीं मिल सकती, पहली चीज। दूसरी बात, वहां का एफआईआर भी जितना कम होता है उससे दुगने से ज्यादा एफआईआर की परमिशन दिलवाई, और जैसे ही राजेश शर्मा का ज्वाइंट वेंचर होता है, जिस तारीख से 18/10/2021 को ज्वाइंट वेंचर हुआ, उसके तत्काल 1 महीने के बाद सारी परमिशन धड़ाधड़ मिल गई, सिर्फ 1 महीने में, जिनको लेने में सालों साल नहीं मतलब निकल गए, और वो परमिशन एक बार पूर्व में रिजेक्ट भी हुई थी। ये जो राजेश शर्मा की बाकी की संपत्तियां हैं, क्योंकि राजेश शर्मा इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, उनकी आय से अधिक जितनी भी संपत्तियां हैं इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या ये सारी संपत्तियां इकबाल सिंह बैस और उनके परिवार के काले धन से अर्जित करके बेनामी संपत्तियों के रूप में संचालित की जा रही हैं क्या। मैं इस पूरे विषय की जानकारी, अभी ये एक चीज के तथ्य आ गए हैं, इसके अलावा अभी और तथ्य आना बाकी है, जैसे आएंगे मैं आपके समक्ष रखूंगा। इसके साथ इंदौर में भी एक बहुत बड़ा घोटाला है, भोपाल में और भी जगह है जहां पे पूरे का पूरा लैंड यूज अलग था, लेकिन एक भूमि जहां पे क्या कहते हैं माननीय बैस साहब का इंटरेस्ट था, वहां पे उन्होंने अकेले एक भूमि का लैंड यूज बदल दिया और बाकी इर्द गिर्द सबका दूसरा है लैंड यूज। उसके कागज आ जाएंगे, मैं उसको भी आपके सामने रखूंगा। और जब राजेश शर्मा के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई, इसके तुरंत बाद ही सौरभ शर्मा के तथ्य निकले, तो मुझे लगता है हो सकता है कि राजेश शर्मा के यहां से कुछ ऐसे तथ्य निकले जो कि सौरभ शर्मा, उनके परिवार, इकबाल सिंह बैस से जुड़ रहे होंगे, तो वो आगे कंटिन्यू होती चली गई है रेड। अब सौरभ शर्मा कौन है, चेतन कौन है, ये मैं आपको बता। सौरभ शर्मा जो है एक आरक्षक है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी या व्यापारी नहीं है, एक आरक्षक है। 19/10/2016 को ये नौकरी में आया, 10/6/2023 को नौकरी से वीआरएस ले लिया। पैसा इतना हो गया था, ये आरक्षक बन के उसको बेइज्जती महसूस हो रही थी, उसने 6.5 वर्ष में वीआरएस ले लिया। बोले मैं कैसे आरक्षक बनूं, और दुबई में संपत्तियां, आरक्षक किसी को पर्चा देने में शर्म आ रही थी, तो इन्हें 6.5 वर्ष में वीआरएस ले लिया। उसके बाद इनने काम किया, जितने भी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, चाहे, अच्छा सवाल उठ रहे हैं पूर्व मंत्रियों पर ट्रांसपोर्ट के, मैं पूछना चाहता हूं, व्यवस्था ये कहती है और विपक्ष का ये कर्तव्य है कि वर्तमान पे प्रश्न भी उठना चाहिए। वर्तमान परिवहन मंत्री जांच के दायरे से बाहर नहीं है। जो वर्तमान परिवहन मंत्री है वो और उनका जो समस्त स्टाफ है उसकी भी जांच होनी चाहिए, कॉल डिटेल सहित सारी चीज के, उनके इस सौरभ शर्मा से कितनी बार बात हुई, स्टाफ की किस किस की बात हुई है, वो पूरी जांच होनी चाहिए और सार्वजनिक होनी चाहिए। साथ ही में चेतन अपना नाम कभी चेतन शुक्ला बताता है, फेसबुक पे चेतन शुक्ला है और लोगों को चेतन शुक्ला बताता है, कहीं चेतन गौर लिखता है, और आरटीओ की महिला अधिकारी है एक, अभी वर्तमान में मुरैना में पदस्थ है, उनने इसको आरटीओ सिस्टम में लिया और आरटीओ के सारे अधिकारियों से कनेक्टेड है, इसके ऊपर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हुए हैं। उसके बावजूद भी ऐसे व्यक्ति को बड़े बड़े आरटीओ विभाग के अधिकारी क्यों अपने साथ में लेके घूमते थे, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। और साथ ही में वर्तमान मंत्री जी को उनको बताना चाहिए कि आरोप पूर्व क्यों जा रहे हैं। गाड़ी तो आज पकड़ी गई, गाड़ी पे तो आज भी आरटीओ का लोगो लगा हुआ, साइन लगा हुआ है, इसका मतलब यह कि आज भी वो गाड़ी आरटीओ के नाम से चल रही थी और वसूली कर रही थी, तो इसमें पूर्व का पूरा दोष कैसे आ सकता है। मैं पूर्व को दोष मुक्त नहीं कर रहा, लेकिन वर्तमान भी इसमें शामिल है, मैं ये कह रहा हूं। वर्तमान में 2 लोग हैं, गौरव पाराशर, हेमंत जाटव, ये लोग भी अलग अलग टोल नाकों पे वसूली कर रहे हैं अभी भी, और ये सौरभ शर्मा पूरा कलेक्शन करता था। तो पूर्व मंत्रियों का तो ठीक है, तो सौरभ शर्मा वर्तमानों के लिए भी कलेक्शन करता था, मेरा ये आरोप है। कुछ लोग और हैं, तुमराम है, एक बघेल जी है,
संजय जी हैं, इन सबको भी इस जांच के दायरे में लेना चाहिए। मैंने एक वीडियो जारी करके आशंका जाहिर की थी कि जो सीसीटीवी फुटेजेस है वो डिलीट हो सकते हैं। कारण ये है क्योंकि इसमें नाम इतने बड़े हैं कि वो खुल गए तो सरकार हिल जाएगी, सरकार गिर सकती है, इतने बड़े नाम है। इसलिए उन सीसीटीवी फुटेजेस को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो मैं माननीय हाईकोर्ट में जाकर के भी इसकी अपील करूंगा कि तथ्य मिटाए नहीं जाए। साथ ही में जो पूरी छापेमारी की कार्रवाई हुई, जब गाड़ी पकड़ी, पुलिस की भलाई देखी, पुलिस कितनी शरीफ है। पुलिस कह रही है हमने गाड़ी देखी हमने तुरंत इनकम टैक्स को फोन कर दिया, इनकम टैक्स आए, उनका सामान निकाल दिया। आज तक तो आपने कभी गाड़ी देख के फोन नहीं किया। आप खुद छोटी छोटी गाड़ियां दिखती है, आप बैठ जाते हो चालान काटने, आपकी लाइट टपकने लगती है। यहाँ आपने इतना बड़ा माल देख करके आप ये कह रहे हो कि हमने तुरंत आईटी को, आपको कैसे पता भाई इसके अंदर माल था? आपने आईटी को फोन क्यों किया? मतलब आपको पता था ना, आप स्वीकार कर रहे हो कि हमें पता था इसके अंदर ये माल है, आईटी आगे जब्त करे, हम करेंगे तो हमारे ऊपर आरोप आएगा। पहले से ही सब तयशुदा था। जो व्यक्ति है मेन, वो दुबई पहुंच गया और वो पकड़ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जांच जो है वो पूरी सामने आ जाएगी। तो अब वो क्या दुबई शिफ्ट होने वाला है? क्या दुबई एम्बेसी से हमारी मध्य प्रदेश सरकार की कोई बात चल रही है इंडियन एम्बेसी के माध्यम से कि उसको कैसे वापस बुलाया जाए, कि दुबई में कौन कौन सी संपत्तियां हैं? विदेशी दौरों की भी जानकारी लेना चाहिए कि आरटीआई विभाग के जो छोटे छोटे आरक्षक और आरटीआई हैं, इनके बेटे रिश्तेदार विदेशों में घूमते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, निवेश करते हैं। ये कहां से जा रही है संपत्तियां, पैसा ब्लैक मनी वहां कैसे जा रहा है? इसकी भी जांच करनी चाहिए, पूरा इसको जांच के दायरे में लेना चाहिए। और ये सौरभ के पहले कौन था? सौरभ तो 2016 में आए सिस्टम में। सौरभ के पहले भी कोई ना कोई व्यक्ति संभालता था, उसका नाम और उसके तथ्य भी मैं आपको दे दूंगा आने वाले समय में। और उसके पहले जो ये काम कर रहे थे वो कौन है? साथ ही में आपने देखा होगा इस विभाग में कोई प्रमोशन लेना ही नहीं चाहता। बाकी जगह आंदोलन चल रहा है कि भैया हमें प्रमोशन दे दीजिए। यहाँ जो आरटीआई है 2011 में कह रहा है हमें ऊपर मत दे दीजिए, हमें आरटीआई बने रहने दीजिए। वो एआरटीओ नहीं बनना चाहता, वो कह रहा है हमको आरटीआई ही बना रहने दीजिए। यहाँ आरक्षक जो है वो कह रहा है हमें सब इंस्पेक्टर मत बनाइए, हमें आरक्षक बना। एकमात्र ऐसा विभाग है और 2011 से लेके अभी तक ना कोई प्रमोशन हुआ है और ना कोई मांग रहा है, और होता है तो मना कर देते कि हमको प्रमोशन नहीं चाहिए। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ नीचे जो है इस स्तर की कमाई चल रही है। तो मेरा कहना है कि इसके जो बड़े बड़े सरगना है, चाहे वो इकबाल सिंह बैस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट विभाग के मंत्री हो, पूर्व हो, वर्तमान हो, या आरटीआई हो, तुगराम हो, बघेल हो, ये सारे लोग हैं। और दूसरे जो सौरभ शर्मा है, मैंने बताया एक का सच आया, दूसरे सौरभ शर्मा, इन सबको जांच के दायरे में लेना चाहिए और इन सभी का सच सामने आना चाहिए। ये मेरी प्रार्थना है सरकार से। साथ ही में मैं इस मामले में एक पत्र लिखूंगा पीएमओ को और मांग करूंगा न्यायिक जांच की, और एक कॉपी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी दूंगा, एक कॉपी सीबीआई को भी दूंगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी दूंगा कि आप सब लोग भी, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है, इसमें भ्रष्टाचार का भी केस है और इतना बड़ा केस है, आप सब भी इसको अपनी जांच के दायरे में लीजिए और इसकी विस्तृत जांच कीजिए और इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ये मैं मांग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब आप लोगों के कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हो। मैं आप सबको जितने मैंने कागज बोले हैं ये सारे कागज मैं आप लोगों को अभी प्रेस नोट के माध्यम से उपलब्ध करवाऊंगा। अब आपके कोई प्रश्न है तो मैं सब तो मैंने आपको बता दिया। आप स्पेसिफिक सवाल पूछिए, किस नाम का पूछ रहे हैं? ये जैसे आपने और ये नहीं, अभी की इन्वेस्टिगेशन से बाहर है। आपका पड़ा राजेश शर्मा के हैं, इकबाल सिंह बैस के यहाँ तो घर पर रेड हुई नहीं है, सर्च हुई नहीं है, असली मगरमच्छ को छोड़ दिया गया। मैं कह रहा हूँ इकबाल सिंह बैस के यहाँ सर्च होगी तो ये राजेश शर्मा जैसे तो 100-200 लोग निकल जाएंगे धीरे नीचे से। सही आदमी के यहाँ जाऊँ, मैं नाम भी बता रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या करूँ आपके लिए? इनकम टैक्स को लिख के बोल दूंगा, सामने से बोल दूंगा कि जब आप इनको पकड़ेंगे तो एक राजेश शर्मा को इंदौर के भी निकल आएंगे, कोई भोपाल के भी निकल आएंगे, ऐसे अनेकों निकल आएंगे। तो असली व्यक्ति को छोड़ के आप छोटी मछलियां क्यों पकड़ रहे हो? मेन व्यक्ति पर जाइए, वहां सर्च कीजिए। और आप जो समय दे रहे हैं, इस समय में ये जांच में जितने तथ्य हैं इनको गायब करेंगे, लिपापोती करेंगे। तो इसलिए मेरा कहना है अधिक से अधिक जितना जल्दी हो सकेगा अत्यधिक जल्दी जाकर के आप इनके घर सर्च कीजिए, सारे दस्तावेज इनके जब्त कीजिए और जांच कीजिए। इसकी पूरी जानकारी मुझे मिली नहीं, इसका नाम साक्षी में लिखा हुआ है।
मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत छोटे लोग हैं। मैंने जब आपको इकबाल सिंह बैंस बता दिया तो वीरेंद्र पाल को क्या जा रहे हो आप, सीधे बड़े व्यक्ति पे जा। वो उनके साक्षी बनाया था, और ये होंगे 2500-200 करोड़ के लोग हैं। मेन आदमी जो है, जब वहां सर्च जाएगी, जब वहां के खुलासे होंगे ना, तो आप जीरो काउंट करते रह जाओगे, इतने निकलेंगे। आपने बहुत बड़ा सर्च किया है, सर्च भी किया है। पुराना सौरभ में जो पकड़ा गया था उसको कौन संचालित कर रहा था, आपने एक और खुलासा किया, एक और सौरभ शर्मा है, वो सौरभ शर्मा अब क्या कर रहा है, कहाँ से संचालित हो रहा है? थोड़ा सा तो आपको भी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। जी, एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे आपने कहा है कि हम पीएमओ पे पत्र लिखेंगे, आप क्या समय सीमा रहेगी उस पत्र की, और समय सीमा में इकबाल बैंस की और 2 मंत्रियों की एफआईआर दर्ज हुई तत्काल? एफआईआर दर्ज होगी कि नहीं, ये प्रश्न तो आप मेरे से गलत पूछ रहे हैं, क्योंकि ये मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मांग कर रहा हूं मैं इसकी, और पत्र लिखना मेरे अधिकार क्षेत्र में। पत्र में आने वाले 2 दिन की, क्योंकि ये सारे तथ्य इकट्ठे करना, कंपाइल करना, और पीएमओ को पत्र जा रहा है, तो उसकी एक जानकारी विधिवत रूप से सही होनी चाहिए। तो मैं अगले 2 से 3 दिन के अंदर ये पत्र लिख दूंगा और आपको इसकी कॉपी सर्कुलेट भी करूंगा। ये जो इकबाल सिंह बैंस वाला जो मामला आया है, ये लंबे समय से मीडिया उठाती आई है। कैशमेंट क्षेत्र में, ग्रीन बेल्ट एरिया में जीपी की रोक के बावजूद ये लोग कॉलोनी काट रहे थे। इस मामले को कांग्रेस ने पहले एकदम से उठाया, अब जो जब ये मामला एकदम से दायरे में आया, तभी क्यों ध्यान आया? नहीं, कांग्रेस ने पहले उठाया है। आप जानकारी लीजिएगा, रिकॉर्ड पे मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने विधानसभा में इसका ध्यान आकर्षण लगाया है, 1 साल हो गया है। मैंने इसका प्रश्न लगाया है, 1 साल हो गया है। मैंने इसमें आरटीआई लगवाई है, 4 साल हो गया है। मैंने इसमें और भी जानकारी मांगी है। तो ये कहना गलत है कि कांग्रेस ने नहीं उठाया, परंतु उठाने के लिए तथ्य चाहिए होते हैं। जब तथ्य, क्योंकि एक चीज होती है सिर्फ आरोप लगा देना, वो गलत है। मैं समझ, किसी भी व्यक्ति के ऊपर चारित्रिक या ऐसा आरोप लगाना तब तक ठीक नहीं जब तक आपके पास तथ्य नहीं हो। अब मेरे पास तथ्य है, मैंने आरोप लगाए हैं। आप और इकबाल सिंह बैंस का पूछना चाह रहे हैं, मैं उनका घर का भी बता देता हूं आपको। थोड़ा आगे चले जाओ, बिशनखेड़ी में घर बनाया है इकबाल सिंह बैंस के चीफ सेक्रेटरी रहते हुए। 18 फीट मोटी रोड मंजूर हो गई, जो कि ग्रामीण रोड थी। 18 फीट मोटी रातों रात मंजूर हो गई। घर की परमिशन, एक दिन पैनल खुला उनका, एक ही दिन में परमिशन हुई, वापस परमिशन बंद हो गई। घर जिस यूज के नाम से लिया गया है, क्योंकि वहां पे एक केंद्र बनाया है प्रशिक्षण के लिए, उस यूज का वायलेशन हो रहा है। वहां पे चल कुछ और रहा है और यूज किसी और नाम से लिया है। वहां पे एफआईआर का भी वायलेशन है। स्ट्रीट लाइट्स भी बहुत महंगी खरीदी हुई है। राजेश शर्मा ने वहां कंस्ट्रक्शन किया। और भी आपको पूछना होगा, मैं सारी कुंडली आपको बता दूंगा। और मैं आपको कह रहा हूँ, आने वाले समय में और बड़ी बड़ी चीजें दूंगा अभी आपको। हाँ, ये आपका प्रश्न ठीक है, क्योंकि इसमें ये जितना भी मैं समझता हूँ, एक मैं और मांग करता हूँ आप लोग के माध्यम से कि ये जो पश्चिम भोपाल में ज्यादातर कैचमेंट एरिया और ये जो ग्रीनरी है, सारी पश्चिम भोपाल तरफ ही है, और यहीं पर कई सारे बड़े बड़े लोगों की बेनामी संपत्तियां अर्जित हुई है। तो 10-15 साल में जो भी खरीदी बिक्री हुई है, उनके एफआईआर की परमिशन, और सारा ये रिकॉर्ड भी सरकार को इकट्ठा करके सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ निकल जाएगा। क्या अभी भी ऐसे आरटीओ कार्यालय में लोग सक्रिय होने की संभावनाएं पाई जा रही है? क्या आप उन पर भी निगाह रखेंगे? मैंने तो नाम भी बता दिए, निश्चित ही अभी भी चल रहा है, और मैंने नाम बता दिया। वर्तमान में भी 2 टोल नाके सौरभ शर्मा चला रहे थे। ऐसा नहीं है कि पूर्व में चला के वापस चले गए, वर्तमान में चला रहे थे। मैंने 2 नाम भी आपको बताए। ये लोग वहां पे अभी भी चलवा रहे थे, अभी भी कलेक्शन हो रहा था विगत महीनों में भी। तो ये सिस्टम चालू करने वाले कौन थे वो बता दिया मैंने, और अब एक बार चालू हो गई तो उसको कंटिन्यू तो ये लोग कर ही रहे थे। सौरभ शर्मा इतना पावरफुल कब हो गया, आप देखिए, गौर कीजिए कि एक आरक्षक आरटीआई के ट्रांसफर कर देता था। उसने बोला कि ये आरटीआई इस नाके पर रहेगा तो रहेगा। वो किसको मंत्री बनना है वो ये तक भी तय करवाने में भूमिका रखता था, क्योंकि वो सारी चीजें कलेक्शन होते थे तो उसमें वो हिस्सा था। तो कैसे किसको बनना है वो लोग सब तय करके पहले से सिस्टम चलता था। इकबाल सिंह बैंस पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं, क्या आपकी पड़ताल में कहीं कोई लिंक है, उनकी भी आई है? नहीं, अभी आप भोपाल ईडी में शिकायत करने जाएंगे? जाने का औचित्य नहीं है। मैं पत्र लिख दूंगा, और ईडी जो केंद्रीय एजेंसी है उनको मैं डायरेक्टली, जो हाईएस्ट उनकी अथॉरिटी है उनको पत्र लिख दूंगा, पीएमओ को भी लिख दूंगा। और मुझे लगता है मेल के द्वारा भी संज्ञान ये लोग ले लेते हैं, मैं मेल भी कर दूंगा।